तो नमस्कार दोस्तों, फरमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सी-टेट 2025 में होने वाली एग्जाम से संबंधित यहाँ पे ईवीएस के पेडागोजी के प्रश्न होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे श्रृंखला इसकी रखी गई है 15 प्रश्नों की, जिसमें से आप लोगों का टारगेट 12 प्रश्नों का है। बता दें कि आज की जो क्लास होने वाली है खास करके उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जिनके एग्जाम बार बार देने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आज की क्लास में हम टैग वर्ड और की वर्ड के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ढूंढेंगे और इनके लिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा जिनका यहाँ पे पहली बार एग्जाम है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके शेयर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों की अवधारणाओं के विकास के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। कह रहा है कि जो बालक है उसकी अवधारणा का मतलब है विकासशील, विकसित करने के लिए उनके मानसिक शक्तियों को सबसे बेहतरीन उपयुक्त जगह क्या है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक के तत्वों को रटवाना। रटवाना आपका एक निगेटिव वर्ड है जो कि आपका गलत है, काट दीजिए। दूसरा कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा व्याख्यान देना। व्याख्यान देखिए आप उच्च कक्षाओं में देंगे 6 से लेकर 8 तक के, जो कि आपका गलत है। आप सॉल्व कर रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को। तीसरा हमारा करा बच्चों को स्थानिक परिवेश। स्थानिक परिवेश का मतलब है उसके आसपास जोड़ते हुए गतिविधियों द्वारा सिखाना। गतिविधियों का मतलब है खुद से उनको करने के लिए प्रेरित करना, जो कि आपका एक पॉजिटिव वर्ड है, आपका ये सही होगा। तीसरा केवल गृह कार्य देना। केवल शब्द आपका एक नेगेटिव है। देख लीजिए हम कितने आसानी तरीके से हमने इस प्रश्नों को सॉल्व किया ऑप्शन के माध्यम से, टैग वर्ड और यहाँ पे कीवर्ड के आधार पर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा तीसरा। चलिए इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है हमारा यहाँ पे कि ईवीएस पेडागोजी का उद्देश्य बालकों की या फिर बच्चों की आसपास के पर्यावरण से जोड़ना होता है। एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अनुसार अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए यहाँ पे कह रहा कि अनुभवात्मक अधिगम यानी जो एक्सपीरियंस लर्निंग है उसको क्या है आवश्यक होती है बच्चों के स्थानिक परिवेश से जुड़कर, यानी उसके परिवेश से जोड़कर सिखाने में उसकी अवधारणाओं की गहराई से विकसित होती है, यानी बालक बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बच्चे खोज करते हैं, मतलब कहता है बालक जो है गतिविधि के आधार पर कुछ नया करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं यानी नए तरीका ढूंढते हैं, कि स्वयं सीखते हैं यानी खुद से किसी कार्य को करके सीख लेते हैं। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि का संकेत देता है। पहला करा रटने पर आधारित। रटना एक नेगेटिव वर्ड है, काटते चलिएगा। दूसरा करा क्रियाशील, एकदम सही है आपका। तीसरा करा निर्देशित अधिगम। निर्देशित किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पे बच्चे खुद से खोज कर रहे हैं, खुद से सीखते हैं और खुद से निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष अधिगम, निष्कर्ष की हमेशा दूसरे की तरफ से निकाला जाता है, इतना याद रखिएगा। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत बताया गया है क्रियाशील अधिगम जो होता है एक्टिविटी जो लर्निंग होती है, यहाँ पे बच्चे स्वयं अनुभव करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, खोज करते हैं। ईवीएस शिक्षण का मूल तत्व है जहां शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा कह रहा है कि ईवीएस में एकीकृत। एकीकृत का मतलब होता है जोड़ना, याद रखिएगा। जोड़ना, कुछ तत्वों को आप अगर जान लेते हैं और प्रश्न में ही, तो आप प्रश्न को आसानी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो ईवीएस के एकीकृत दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है। पहला कह रहा है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञान के साथ पढ़ाना। दूसरा कह रहा है कि केवल विज्ञान पर केंद्रित होना। यहाँ पे देखिए केवल शब्द दिया है जो कि आपका नेगेटिव है, काट दीजिएगा। तीसरा कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के तत्वों को रटवाना। रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है, इसे भी आप काट सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विषयों को अलग अलग पढ़ाना। विषयों को अलग अलग नहीं पढ़ाना है, एक साथ पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे का जो होगा यहाँ पे विज्ञान का केंद्रित शिक्षा देना। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक साथ पढ़ाना। जोड़ना तो सही है, लेकिन यहाँ पे दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। ये दोनों ही सही है आपके, ठीक, ये दोनों ही सही है यहाँ पे, क्योंकि केवल शब्द दिया है तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पर बात दे रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। आप लोग बताइएगा कि कौन सा सही इसमें है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है। यहाँ पे अगर स्थानीय संदर्भ में बच्चों की वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ शिक्षा को जोड़ते सहायता मिलती है, जोड़ने की सहायता मिलती है, इससे गहरे तत्व अर्थ को समझ का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। चौथा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में खोज परक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, मतलब खोज करना यानी करके सीखने पर बल देने वाला प्रश्न कौन सा है। तो पहला यहाँ पे कह रहा है बच्चों को भ्रमित करना। भ्रमित नहीं करना है, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है बच्चों को चुप कराना। चुप नहीं करा सकते हैं आप। अगर बालक एग्रेसिव है, किसी कार्य को करने में आपको उत्सुकता दिखा रहा है, तो उसे और भी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा हमारा कह रहा है बच्चों के सोचने की क्षमता का विकास, एकदम सही है। राइट आंसर, किस प्रकार से बालक सोच रहा है, एकदम सही है। यहाँ पे कह रहा है पाठ्य
पुस्तक को हटाना, देखिए पाठ्य पुस्तक को हटा देंगे तो गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम नहीं दे पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि खोज परख जो प्रश्न होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो होते हैं, हॉट जो होते हैं, को प्रोत्साहित करते हैं। इससे बच्चे केवल तथ्यों को नहीं याद करते बल्कि उसका विश्लेषण भी करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे है। अगर हम अगले प्रश्न पे अगर आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 5वां है। ये करा एनसीईआरटी की दृष्टि से स्थानिक संदर्भ का उपयोग ईवीएस शिक्षण में क्यों आवश्यक। स्थानिक संदर्भ होता है उसके आसपास की गतिविधियों को जोड़कर बढ़ाना, इतना याद रखिएगा। पहला देखिए हमारा कह रहा है पाठ्य पुस्तक की जगह लेने के लिए कह रहा। किसी भी कार्य को करते समय आप याद रखिएगा, अगर गतिविधि आधारित है, याद रखिएगा स्थानिक संदर्भ है, तो उसमें आप क्या करते हैं, एनसीईआरटी के माध्यम से जब सॉल्व करते हैं तो उसमें पाठ्य पुस्तक को जो है बगल में रखेंगे, सबसे केंद्र में रखेंगे अनुभव को, बच्चों को। तो पाठ्य पुस्तक की जगह लेने के लिए गलत है, बच्चों के अनुभव से जोड़ने के लिए एकदम सही है। क्योंकि स्थान में बालक, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, स्थानीय संदर्भ का मतलब परिवेश में बालक रहेगा, तो उसके आधार पर अगर आप उसको गतिविधि आधारित शिक्षण देंगे तो बालक अच्छे तरीके से सीखेगा। शिक्षकों के लिए सुविधा होता है, शिक्षकों के लिए नहीं, यहाँ पे छात्र की बात किया है। समय बचाने का एक माध्यम होता नहीं, अगर आपको 6 बजे तक पढ़ना है तो 6 ही बजे तक आप पढ़ेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे व्याख्यान की, व्याख्यान में बताया गया है स्थानिक संदर्भ के से बच्चों की वास्तविक जीवन की स्थितियों में शिक्षा को जोड़ने में सहायता मिलती है, जिससे गहरे अर्थ और समझ विकसित होता है बालकों में, ताकि बालक आसानी तरीके से सीख सके। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को बगीचे में ले जाता है और पौधों की विभिन्न किस्में दिखाता है, या फिर दिखाता है या फिर सिखाता है। यह किस अधिगम विधि का उदाहरण है। पहला करा कि मौखिक विधि, दूसरा करा कि आउटडोर लर्निंग, तीसरा करा के रटने की प्रक्रिया है, चौथा करा है गृह कार्य। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। तो गृह कार्य तो आपका गलत होगा, रटना आपका गलत होगा, आउट लर्निंग होगा आपका राइट आंसर। मौखिक तो होगा ये उच्च कक्षाओं के लिए 6 से लेकर 8 तक बचा आपका दूसरा आउट लर्निंग होगा। क्योंकि आप विद्यालय से बाहर ले जाके कोई गतिविधियां करा रहे हैं। आप विद्यालय में अगर पर्यावरण की कोई पुस्तक है उसे पढ़ाना है, पर्यावरण पेड़ को पढ़ाना है, तो आप ये विद्यालय है, विद्यालय से आप बाहर निकलेंगे, ठीक, आप विद्यालय से बाहर निकलेंगे और बच्चों को साथ में लेकर आप इस पेड़ के बारे में बताएंगे। तो ये आउट लर्निंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले व्याख्यान है। व्याख्यान बताया गया है कि यहाँ पे बाहरी पर्यावरण से में जाकर सीखना ये फील्ड बेस्ड लर्निंग होगा कहलाता है। यह बच्चों की जिज्ञासा और पर्यावरण की समझ को विकसित करता है। अगर हम आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, 7वां प्रश्न ये करा ईवीएस के शिक्षण में चित्रों और नक्शों का मॉडल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। पहला करा सजावट के लिए, जो कि गलत है। बच्चों को ध्यान आकर्षित करने के लिए, गलत है। अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, एकदम बेहतर है। मान लीजिए अगर आप चित्रों का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें किसी धार्मिक स्थल का है, धार्मिक स्थल का चित्र बना है, मंदिर बना है या फिर मस्जिद बना है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को ले जाएंगे, दिखाएंगे, तो बालक को बताएंगे कि ये देखिए मंदिर है। आप कहेंगे कि ये अरोरा का मंदिर है, आप कहेंगे सूर्य मंदिर है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे तो बालक देखेगा, समझेगा, फिर किताब में पढ़ेगा तो उसे ज्ञान को स्पष्टता मिलेगी, यानी उसे ये पता चलेगा कि हमने ये देखा है और ये बहुत ही अच्छा है, और इसके बाद महत्व क्या है, ये कब बना है, किस लिए बना था, ये सब उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आज की क्लास अगर बेहतर लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। करा विजुअल एड्स बच्चों को अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। एनसीईआरटी के रूप में ईवीएस शिक्षण में इसका प्रयोग सुझाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये करा पर्यावरण शिक्षण में सहज ज्ञान, यहाँ पे करा है कि इंट्यूटिव नॉलेज जो है इसका क्या स्थान है। तो पहला करा है कि महत्वहीन होता है। महत्वहीन का मतलब क्या होता है कि इसका कोई भी महत्व न हो, ये आपका गलत है। दूसरा करा बच्चों के पूर्व ज्ञान को बाधित नहीं करना है, जागृत करना है। नई अवधारणाओं की नींव को बनाता है, एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा। केवल शब्द दिया है, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा आपका तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि बच्चों के पास अपने अनुभव अर्जित पूर्व ज्ञान होता है जो सिखाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ईवीएस के निर्माणवाद दृष्टिकोण यहाँ पे कराएगा कंक्रीट जो होता है, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे न्यू चीज में होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो गतिविधियां हैं उसके आधार पे बालक सीखता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये आपका 9वां प्रश्न है। ये करा ईवीएस की कक्षा में समूह गतिविधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
और बताइएगा कि 9वें का आंसर क्या है। 9वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में समूह गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी प्रथम उद्देश्य क्या है। 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में आपके प्रथम उद्देश्य क्या, प्राथमिक का मतलब होता है प्रथम। कह रहा बच्चों को व्यस्त रखना, करा कि समय बिताना, सहकारी अधिगम को बढ़ावा देना, और करा कि गृह कार्य आसान बनाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4 कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न हमारा ये करा है कि ईवीएस के पाठों में कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहला करा है बच्चों को मनोरंजन देने के लिए, दूसरा करा है कि शिक्षक की बातें लंबी करने के लिए, तीसरा करा है कठिन अवधारणा को सरल बनाने के लिए, चौथा करा है कि समय व्यतीत करने के लिए। अब देखिए इसको हम टैग वर्ड के आधार पर और कीवर्ड के आधार पर किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वां क्या करा है कि ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में कहानी गतिविधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। बच्चों को मनोरंजन देने के लिए नहीं होता है, गलत है। यहाँ पे करा है कि शिक्षक की बातें लंबी, देखिए यहाँ पे आप बालकों को पढ़ा रहे हैं तो ये भी गलत है। कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए आप कहानी के माध्यम से आपसे छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे रोचक बना सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। समय व्यतीत करने के लिए नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही होगा। अगर व्याख्या की बात करें, व्याख्या के में बताया गया है कि कहानी बच्चों के भावनात्मक जुड़ाव और समझ को गहरी बनाती है, यह शिक्षण के जीवन की अर्थपूर्ण बनाता है। लास्ट में आप लोगों को कुछ कीवर्ड रखे गए हैं जो कि आप लोगों को देखना है किस प्रकार से प्रश्नों को उससे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या याद में रखना है, ये आप लोगों को लास्ट में पता चलेगा। करे बच्चों को खुद प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। करा व्यवहारवाद, निर्माणवाद, संज्ञानात्मक, और यहाँ पे करा है कि पावलोव सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे ये रहने का किसके साथ। अगर यहाँ पे पावलोव की बात करें तो ये नहीं होगा, आपका ईवीएस में नहीं, आपका सीडीपी में चला जाएगा, इतना याद रखिएगा। व्यवहार यहाँ पे करा व्यवहारवाद नहीं होगा, यहाँ पे जो इसका महत्व होगा निर्माणवाद, नए नियमों के माध्यम से आप नए कार्यों को किस प्रकार से बालकों को परिवेश में जोड़कर उसकी गतिविधियों के माध्यम से करवा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताएगा यहाँ पे निर्माणवाद दृष्टिकोण में बच्चों के पूर्व ज्ञान निर्माण माना जाता है, इसे प्रयोग करने देखने और निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र कर देना चाहिए। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12 का प्रश्न करा पर्यावरण अध्ययन में मूल्य शिक्षा किस प्रकार का समाहित है। तो पहला करा है कि अलग विषय के रूप में, गलत है। करा कि केवल धार्मिक संदर्भों के लिए, ये भी आपका गलत है, केवल शब्द दिया है। पाठों की सामग्री और गतिविधियों के माध्यम से होनी चाहिए, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। करा परीक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, परीक्षा तो कोई भी हो इसमें प्रश्न पूछा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाठों की सामग्री गतिविधियों से प्रश्न जोड़कर होना चाहिए। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि ईवीएस के पाठों में जैसे जल तो कल है, जल है तो कल है, यानी आज अगर जल को बचा लिया तो कल आपका जीवन उच्चतम हो गया, फिर आपकी आने वाली पीढ़ी एकदम सही से रहेंगे। पेड़ों की कहानी, आदि में नैतिकता, पर्यावरण मूल्य अंतर्निहित, ऐसे जैसे कहानियों को बताना चाहिए ताकि बालक उसे सीख सके। अगर 13वें प्रश्न की बात करें तो 13 में ये बताया गया कि एक बच्चा पौधों को पानी देते हुए कहता है ये भी प्यासे होते हैं, ये किस प्रकार की सोच का उदाहरण है। वैज्ञानिक सोच, मानवकृत करण और औपचारिक या फिर तार्किक। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा। अगर 13 की बात करें तो मानवीकरण, क्योंकि वो अपने भावात्मक तरीके से सोच रहा है, बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि बच्चों में स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को जीवन मानने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के जो बालक होते हैं उनमें जीववाद की अधिकता होती है, जिसमें मानवीकरण कहलाता है और प्रारंभिक सोच को यहाँ पे समान चरण पर ले जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, तो 14 का प्रश्न ये करा कि कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक विविध राज्यों के भोजन, पोशाक, भाषाओं का उल्लेख किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ताकि वो देखिए बालक उनकी भाषाओं को, उसके रहन सहन, उसके खान पान के बारे में जान सके। बच्चों को भ्रमित करने के लिए नहीं होगा, गलत है। विविध एकता और समझ को विकसित करने के लिए, सही बात है कि किस प्रकार से सभी लोग रहते हैं, किस प्रकार से मिलजुल कर रहते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनकी बोलचाल क्या है, उनकी खान पान क्या है, उनके रहन सहन कैसे, इसको जानता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा। तीसरा करा कठिन शब्दों को रटवाना एक नेगेटिव वर्ड है। करा कि परीक्षा की तैयारी करवाना, आप कोई भी सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जाम होगा, लेकिन ये गलत है, नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया कि एनसीईआरटी ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में भारत विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं को उजागर करना, बच्चों के समावेशित या फिर समावेशिकता की भावना को विकसित कर रहा है, किस प्रकार से सभी को मिलजुल कर रहना है। अगर आज की क्लास की लास्ट प्रश्न को बात करें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करा कि ईवीएस में मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण का क्या महत्व है। पहला करा कि केवल विज्ञान का महत्व देना, सभी विषयों को जोड़कर अधिगम करना, विषयों को अलग अलग रखना। चौथा करा कि सामाजिक ज्ञान को छोड़ देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे।
कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। आज आप लोगों ने 15 में से कितने प्रश्न अपने से किया टैग वर्ड के आधार पे, 13 या फिर 12, बता दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहें तो इसका उत्तर यही होगा, मतलब क्या है कि उस सही उत्तर की विशेषता क्या है। देखिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन में देखिएगा बाल केंद्रित, उसके बाद अनुभव आधारित होनी चाहिए, स्थानिक संदर्भ से जोड़कर होनी चाहिए, एकीकृत विषय से जुड़कर होनी चाहिए, और क्या दर्शाता है कि किस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे बाल केंद्रित होगा तो यहाँ पे सोचना समझना अनुभव होगा, अनुभव आधारित होगा तो प्रयोग सर्वेक्षण होगा, और इसके पास यहाँ पे आसपास की दुनिया होगी, स्थानिक संदर्भ से जुड़ा होगा तो आसपास होगा। एकीकृत होगा तो विज्ञान और समाज को जोड़कर होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट बताया कि अगर ऑप्शन में नैतिक मूल्यों पर आधारित ऑप्शन में पूछा है तो आपकी इसमें जिम्मेदारी और संवेदना आएगी। गतिविधि आधारित होगी तो यहाँ पे सीखने में भागीदारिता होगी। सहकारी अधिगम आएगा तो समूह कार्य संवाद आएगा। रचनात्मक आएगा तो निर्माण और कल्पना, इसको खोज लीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे प्रमुख विशेषता क्या है, तो गतिविधि आधारित अधिगम में समझ के साथ बच्चों को स्वयं अनुभव करने के लिए आपको खोजना है। अगर खोज आधारित अधिगम पूछा है अगर ऑप्शन में, तो प्रश्न में, तो आपको निष्कर्ष निकालने वाला स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। समूह अधिगम अगर बात कर रहा है तो सहयोग और संवाद होना चाहिए। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे स्थानिक की, अगर स्थानिक दिया है तो बच्चों से अपनी दुनिया को जुड़ाव होना चाहिए, अगर ऑप्शन में होना चाहिए। दृश्य यहाँ पे सहायता अगर है तो आपको याद रखेगा चित्रों से नक्शों के माध्यम से स्पष्टता को होना चाहिए, खोजना है। एकीकृत अधिगम की बात करें तो विषयों को यहाँ पे समन्वयवाद यानी रचनात्मक तरीके से होनी चाहिए, जो कि बालक के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और आपके लिए तो ये बहुत ही खास होने वाली है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, आपको जल्दी ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जाते जाते 9वें का और 20वें 15वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे आपके एनसीईआरटी की हो, चाहे आपकी मैराथन की हो, चाहे आपके सीडीपी, ईवीएस, गणित, संस्कृत, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट को आपको वहां पर मिल जाएगा। सोशल साइंस की भी मिल जाएंगे आप लोगों को मैराथन क्लास पे, तो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।